बहू के लिए एक चुटकी सिंदूर की कीमत। अरे वाह दीदी, शादी के बाद वाला ग्लो, आप तो पूरा चमक रही हो। लगता है जीजू ने खूब ख्याल रखा है, तभी तो आप इतना चमक रही हो। हाँ, तेरे जीजू ने मेरा ख्याल तो रखा है, लेकिन बदले में मुझे उसके पूरे खानदान का ख्याल रखना पड़ा। क्या बताऊँ भाई, इतना बड़ा परिवार है, मैं तो काम करते करते थक ही जाती हूँ। क्या यार दीदी, आप भी शादी के बाद वाली लाइफ को एंजॉय करने के बजाय उन चीजों पर ध्यान दे रही हो जो जरा सी है। अच्छा बच्चू, जब तेरी शादी होगी ना तब पता चलेगा तुझे कि क्या जरा सी है और किन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। हाँ देख लेना भाई, मैंने तो बहुत कुछ सोच रखा। शादी के बाद मैं कैसे कपड़े पहनूंगी, अपने पति के साथ घूमने जाऊंगी, अपनी सास के साथ शॉपिंग करूंगी, अपनी जेठानी के साथ गप्पे लगाऊंगी, फुल एंजॉय करूंगी मैं अपनी शादी वाली लाइफ को। प्रीति की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। प्रीति की बहन की अभी अभी नई नई शादी हुई है। उसे पता है कि शादी के बाद लाइफ पूरी तरह चेंज हो जाती है। पहले अपने मायके में लड़कियां बिल्कुल आजाद होती हैं, लेकिन ससुराल में बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, अपने सास ससुर नंद देवर। लेकिन प्रीति को तो बस ऊपर ऊपर का बदलाव दिख रहा है। ऐसी दोनों बहनें आपस में बैठकर बातें कर रही होती हैं, तभी कुसुम और रामलाल भी वहां आ जाते हैं। अब दोनों बहनें बातों में ही लगी रहोगी या कुछ खाओगी भी। और तुम शिवानी, जब से आई हो अपनी बहन के साथ ही बातें कर रही हो। माँ बाप की याद नहीं आई क्या तुम्हें ससुराल में? माँ, आपको तो पता ही है इसका कि ये कितनी बड़ी चैटर बॉक्स है। जब से आई है चुप ही नहीं हो रही है, कभी ये बातें कभी वो बातें। कब से चाह रही हूँ कि मैं आप दोनों के पास आ जाऊँ, और मुझे तो ना भूख भी लग गई है। अरे ये तो तुझे ऐसे ही बातों में लगा कर रखेगी। चल आजा, मैंने यहाँ सारा खाना तेरी पसंद का बनाया है, आजा एक साथ बैठकर खाते हैं। शिवानी के परिवार वाले काफी रिच हैं। अपनी बच्चियों के लिए फिर भी कुसुम ने खुद से खाना बनाया है। वो नौकरों से कहकर सारा खाना डाइनिंग टेबल पर लगवा देती है। सब लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। वाह माँ, आपके हाथ का खाना खाकर तो मजा ही आ गया। सच में मैंने अपने ससुराल में इस खाने को बहुत मिस किया, क्योंकि खुद से कितना भी अच्छा खाना बना लो स्वाद ही नहीं आता। भाई शादी के बाद मेरी भी सबसे बड़ी शिकायत तेरी नानी से यही रहती थी कि मेरे लिए खाना बना दो। हाँ तो बेटी माँ पर ही जाएंगी ना। रामलाल की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। सब मिलकर गाना गाते हैं। तभी शाम होती है और अमित भी शिवानी को लेने के लिए आ जाता है। अमित बेटा, ये बात अच्छी नहीं है। तुम्हारी शादी को दिन ही कितने हुए हैं और तुम शिवानी को छोड़कर चले गई। ये नहीं कि अपने सास ससुर के पास बैठो, एक कप चाय का पियो। अरे पापा, आपको तो पता ही है ऑफिस का कितना हैक्टिक शेड्यूल होता है। आज सच में बैक टू बैक मीटिंग्स थी, वरना मैं जरूर रुकता। अमित थोड़ी देर अपने सास ससुर के साथ बातें करता है और बाद में शिवानी को लेकर अपने घर आ जाता है। यार शिवानी, तुम्हें ड्राइवर के साथ आ जाना चाहिए था। देखो ना, मम्मी की तबीयत खराब है और तुम्हारे जाने के बाद उन्हें खुद से ही काम करना पड़ा। यार हद हो गई है। अब क्या मैं एक दिन को अपने मायके में भी नहीं जा सकती? वैसे तो मैं सुबह के वक्त सारा काम करके गई थी और शाम का सारा काम अब करूंगी। देखो अभी कुछ भी नहीं हुआ है, मम्मी ने बस दोपहर का काम किया होगा। यार बात दोपहर के काम की नहीं है, उनकी तबीयत की भी तो है। तुम्हें ख्याल रखना चाहिए ना इस घर का, आखिर बहू हो तुम। शिवानी अमित के साथ ज्यादा बहस नहीं करती और अपनी जिम्मेदारियों को समझकर वो काम में लग जाती है। रात के करीब 7 बजे वो अपनी मायके से लौटी थी और खाना बनाते, घर का काम समेटते हुए उसे 10 बज जाते हैं। पसीने वो पूरी तरह से भीग जाती है। यही है शादी का असली रूप। और एक वो पागल लड़की है जो सोचती है कि शादी के बाद तो लाइफ मजेदार हो जाती है। शिवानी सारा काम समेट कर सोने चली जाती है। वो इतनी ज्यादा थक गई थी कि बिस्तर पर लेटते ही उसे नींद आ जाती है। ऐसे कुछ दिन बीतने लगते हैं। एक दिन प्रीति अपनी डांस क्लास लेकर स्टूडियो से बाहर आती है तो बाहर उसे अपनी दोस्त मानसी मिलती है। अरे मानसी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लगता है तुम्हारा भी पढ़ाई से मन भर गया है और अब तुम्हें भी मेरी तरह क्लासिकल डांस सीखना है। दरअसल प्रीति का पढ़ाई लिखाई में कोई खास ध्यान नहीं है, लेकिन उसे क्लासिकल डांस का शुरुआत से ही बहुत शौक रहा है। घर पर भी वो बहुत अच्छा डांस करना सीख गई थी, लेकिन उसके डांस के हुनर को देखते हुए उसके पापा ने उसे एक डांस क्लास ज्वाइन करा दी और अब वो स्टेट लेवल की कथक डांसर है और उसकी प्रैक्टिस ऐसे ही चल रही है। नहीं भाई, मुझे कोई शौक नहीं है नाचने कूदने का। मैं तो बस तुम्हें ये बताने आई हूँ कि हमारे ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ गया है और तुम बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर जाकर पास हुई हो। अरे खुशी मना, पास हो गई बेटा। दोबारा मुझे क्लास नहीं करनी पड़ी, वरना मुझे तो लगा था कि इस बार तो 32% आएंगे। प्रीति की बात सुनकर मानसी उसे समझाने लगती है। अरे यार, सीरियस बातों पर भी तुझे हंसी आ रही है। तुझे थोड़ा बहुत पढ़ने पर भी ध्यान देना चाहिए ना। अब देख, पढ़ लिख कर इंसान कुछ भी कर सकता है, उसे किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। अरे चल यार, फालतू का ज्ञान मत दे। देख मेरे पापा बहुत अमीर है, वो मेरा खर्चा अच्छे से उठा रहे। फिर शादी के बाद मेरा एक पति होगा और मेरा पति भी तो मेरे लिए कमाएगा ना। सोच, उसके पैसों पर मैं राज करूंगी, तो मुझे पैसे कमाने की क्या जरूरत है?
भाई पता नहीं तू शादी के बारे में इतना कैसे सोच लेती है। मैं तो चाहती हूँ कि कभी शादी करूंगी ना, सच बता रही हूँ। अगर घर वाले फोर्स ना करे तो मैं तो खुशी खुशी शादी ना करने के लिए तैयार हूँ। पागल लड़की, लाइफ शादी के बिना बोरिंग है। मतलब मन करता है ना एक पति हो जो हमारा ख्याल रखे, घुमाने लेकर जाए, शादी के बाद में चूड़ियां, कंगन, गहने ये सब पहनूं। कितनी अच्छी लगूंगी मैं सिंदूर लगाकर डांस करते हुए। प्रीति अपने सपनों में खो जाती है। इधर मानसी उससे कहती है, अरे चल, अब हो गया हो तो चल कॉफी पीने चलते हैं। यार सच में बड़ा सिर दर्द हो रहा है। दोनों दोस्त ऐसे ही बातें करते हुए एक पास के रेस्टोरेंट में कॉफी पीने पहुंच जाती हैं और बातें करते हुए कॉफी पीती हैं। फिर अपने अपने घर आ जाती हैं। ऐसे दिन बीतने लगते हैं। प्रीति क्लासिकल डांस में तो अच्छा परफॉर्म करती है, लेकिन पढ़ाई में उसका ज्यादा ध्यान नहीं होता। इधर मानसी की वजह से ही उसके जैसे तैसे करके कुछ मार्क्स आ जाते हैं और इस तरह ग्रेजुएशन हो जाती है। आज उनकी फेयरवेल है। यार कॉलेज का टाइम गोल्डन पीरियड होता है लाइफ का। मतलब कितना आजाद महसूस करते हैं ना हम। जहाँ मन करे वहाँ जाओ, जो खाना है खाओ, जो पहनकर आना है पहनो। और अब देखो हम सब एक दूसरे से कितना अलग हो जाएंगे। कुछ सालों में सबकी लाइफ बदल जाएगी। हाँ यार, हम एक दूसरे को बहुत मिस करेंगे। पता नहीं किसी से मिलेंगे या नहीं। कुछ लोगों की तो शादी भी फिक्स हो गई है। सीधा शादी हो जाएगी ग्रेजुएशन होते ही। हाँ वही तो, जब तक पढ़ाई होती है तब तक तो घर वाले चुप रहते हैं, लेकिन जैसे ही पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है इन्हें बस शादी का ही सूझता है। ऐसा कहते हुए मानसी थोड़ा इमोशनल हो जाती है। अरे चल यार, लास्ट डे में भी रुलाएगी क्या? चल रोते नहीं है। वैसे भी हम दोनों तो कांटेक्ट में रहेंगे ना, और आपस में मिलते जुलते भी रहेंगे। बाकी जिससे जब मिलाए वो लाइफ के भरोसे छोड़ दे। दोनों दोस्त ऐसे ही आपस में बातें करती हैं और शाम के वक्त अपने अपने घर आ जाती हैं। ऐसे दिन बीतने लगते हैं। एक दिन रामलाल के फोन पर उसके दोस्त मोहन का कॉल आता है। अरे यार, आज इतने दिनों बाद कैसे याद कर लिया? मैंने तो तेरे पास कॉल किया था, लेकिन तूने दोबारा फोन ही नहीं किया। भाई मैंने सोचा लगता है कि तू कहीं बिजी होगा। अरे नहीं, ऐसा नहीं था। बस मैं थोड़ा काम में फंसा हुआ था, तो मेरे दिमाग से ही निकल गया तुझे फोन करना है। दोनों दोस्त आपस में बातें करने लगते हैं। तभी मोहन कहता है, वैसे आज मैंने अपनी प्रीति बिटिया के रिश्ते को लेकर फोन किया है। अरे वो मेरी बहन का बेटा है, अच्छा खासा कारोबार है और वेल क्लास फैमिली से है लड़का। जॉब लगी हुई है गवर्नमेंट में। उन्होंने अपनी प्रीति देखी है और ये रिश्ता करने को कह रही थी। अब तू कहे तो मैं बात आगे बढ़ाऊं। अरे भाई, मुझे तो तुझ पर पूरा विश्वास है। जैसे तूने शिवानी का रिश्ता अच्छे घर से लगवाया है, वैसे ही तू प्रीति का भी करवा देगा। तुझे जो ठीक लगे कर ले, मेरी तरफ से तो हाँ है। रामलाल मोहन को हाँ करके फोन रख देता है। इधर प्रीति को जैसे ही पता लगता है कि उसका रिश्ता होने वाला है, वो फूल ही नहीं समाती। फाइनली इस बोरिंग पढ़ाई से भी जान छूट गई और अब मेरी शादी भी होने वाली। हो रही बात डांस की, वो तो मैं शादी के बाद भी कंटिन्यू कर लूंगी। पहले बात पक्की होगी, फिर रिंग सेरेमनी और फिर शादी। मैं तो बात पक्की होने के बाद ही अपने फियांसे से ऐसी बातें करूंगी जैसे अपने बॉयफ्रेंड से लड़कियां करती हैं। प्रीति और मानसी कॉलेज टाइम में लड़कों से बात करना पसंद नहीं करती थी, जिस वजह से उनका कोई लड़का दोस्त या बॉयफ्रेंड नहीं था। प्रीति मन ही मन बहुत खुश होती है। इधर रामलाल कुसुम से भी रिश्ते के बारे में बात करता है और इस तरह प्रीति का आयुष नाम के लड़के से रिश्ता तय हो जाता है। वो प्रीति को शगुन देकर बात पक्की करके चले जाते हैं। शिवानी भी घर में आई हुई है। मेहमानों के जाने के बाद शिवानी प्रीति से कहती है, हाँ भाई प्रीति, कैसा लग रहा है बात पक्की होने के बाद? दीदी बहुत अच्छा लग रहा है। आयुष कितने प्यार से बोल रहा था मेरे साथ, ऐसी बातें कर रहा था जैसे मुझे पहले से जानता हो। हाथ मांगने में ही मुझे इतनी खुशी हो रही है। शादी के बाद तो मैं पागल ही हो जाऊंगी। शुरू में ऐसा ही लगता है, और जरा सोच ये ससुराल वाले हाथ ही क्यों मांगते हैं। शिवानी की बात सुनकर प्रीति सोच में पड़ जाती है। पगली, इसलिए क्योंकि बाद में इन्हीं हाथों से तो काम करवाना है। इन्हीं हाथों से कपड़े धुलेंगे, इन्हीं से रोटी बनाई जाएगी और इन्हीं से बर्तन साफ होंगे। तभी तो ये ससुराल वाले हाथ मांगने आते हैं। शिवानी की बात सुनकर प्रीति परेशान होकर कहती है, क्या यार दीदी, आप तो मुझे खुश भी नहीं होने देती। ऐसे करती हो जैसे पता नहीं जीजू आप पर क्या जुल्म कर रही हो। ये कहकर प्रीति अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर में अमित घर आ जाता है और वो शिवानी को लेकर चला जाता है। ऐसे दिन बीतने लगते हैं। इधर आयुष और प्रीति के नंबर भी एक्सचेंज हो जाते हैं। प्रीति आयुष का नंबर फोन में ऐड तो कर लेती है, लेकिन उसे कॉल नहीं करती। प्रीति रसोई में होती है, तभी उसके फोन की घंटी बजती है। अरे तू रसोई में क्या कर रही है? खाना तो तुझसे बनता नहीं है और कब से तेरा फोन बजे जा रहा है। जाकर देख कौन परेशान कर रहा है। प्रीति रसोई में अपने कमरे में जाती है और फोन को देखते ही खुश हो जाती है। हे भगवान, आयुष का फोन, मतलब आयुष के पास मेरा नंबर है। प्रीति खुशी खुशी फोन उठा लेती है। जब आपके पास मेरा नंबर था तो फोन करने में इतनी देर क्यों कर दी? मैडम, मैं तो आपका इंतजार कर रहा था कि आपको ही मेरी याद आ जाए। हाँ, कुछ भी। आपको नहीं पता क्या लड़कियां पहल करने में कितनी शर्माती हैं? नहीं, लेकिन अब पता चल गया है।
बात पक्की होने के बाद से प्रीति की अब पहली बार आयुष से फोन पर बात हो रही है। दोनों बहुत सारी बातें करते हैं और ऐसे ही फोन रख देते हैं। आज प्रीति बिल्कुल ऐसे खुश है जैसे सातवें आसमान पर हो। अब तो उठते बैठते हर वक्त उसके मन में आयुष का ही ख्याल चलता रहता है। ऐसे दिन बीतने लगते हैं। एक दिन आयुष के पापा का फोन आता है। अरे भाई साहब, बात पक्की हुए भी 1 महीना हो गया। हम कह रहे थे कि क्यों ना हम प्रीति बिटिया को अपने घर की बहू बनाकर ले आए। आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। दरअसल मैं भी यही कहने वाला था। देखो भाई, हमारा बेटा तो है नहीं, 2 बेटियां हैं। एक की हमने शादी कर दी है और अब प्रीति की भी शादी हो जाएगी, तो हम अपनी जिम्मेदारी से फ्री हो जाएंगे। दोनों आपस में बातें करते हैं। अगले दिन राजेश घर आता है और दोनों फैमिली आपस में मिलकर शादी की डेट डिसाइड करते हैं। ऐसे दिन बीतने लगते हैं। एक दिन आयुष का फोन आता है। मम्मी, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो मैं प्रीति को शॉपिंग पर ले जा सकता हूँ क्या? इसी बहाने हम एक दूसरे से मिल भी लेंगे। हाँ बेटा, ले जाओ, हमें कोई ऐतराज नहीं है। वैसे भी कल को शादी करके इसे तुम्हारे घर ही तो जाना है और तुम्हारे साथ ही रहना है। कुसुम आयुष को प्रीति के साथ ले जाने की परमिशन दे देती है। प्रीति भी खुशी खुशी तैयार होकर आयुष के साथ शॉपिंग करने के लिए आ जाती है। अरे भाई, मुझे तो बहुत जोर की भूख लग रही है। शॉपिंग होती रहेगी, बाद में पहले हम दोनों खाना खाते हैं। आयुष प्रीति को एक रेस्टोरेंट में ले जाता है। ऑर्डर तो कर दीजिए, ऐसे मेन्यू को ही देखते रहोगे क्या? तुम कर दो अपनी पसंद का ऑर्डर। तुम्हें जो पसंद होगा मैं खा लूंगा। अच्छा जी, मेरी पसंद आपकी पसंद कब से हो गई? जब से मैंने तुम्हें देखा है। अब से तुम्हें जो अच्छा लगेगा मैं वही करूंगा। तुम जो कहोगी मैं वही खाऊंगा। आयुष की बात सुनकर प्रीति हंसने लगती है। प्रीति मजाक मजाक में स्पाइसी सैंडविच मंगवा लेती है। आयुष बिना कुछ कहे वो सैंडविच खाने लगता है, लेकिन उसकी आंखों से पानी निकलने लगता है। यार, ये प्रैंक था और आपने चुपचाप मेरी बात मान ली। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, सॉरी। अरे कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। ये तो थोड़ा तीखा खाना था। आयुष की ये वाली हरकत तो प्रीति का दिल जीत लेती है। प्रीति को बहुत खुशी होती है। वो आयुष को अपने हाथ से मीठा खिला देती है। दोनों रेस्टोरेंट से सीधे मॉल जाते हैं और शादी की शॉपिंग करते हैं। आयुष प्रीति की पसंद की ही सारी चीजें खरीदता है, कपड़े, फुटवेयर, यहाँ तक कि रुमाल भी। शाम होती है। आयुष प्रीति को घर छोड़ जाता है और घर आकर प्रीति अपनी बहन को फोन करके सारी बातें बताती है। शिवानी दीदी, तुम्हें पता आयुष इतना ज्यादा केयरिंग है। हर वक्त उसने मेरा हाथ पकड़ कर रखा, रोड में मुझे दूसरी साइड करके चला, यहाँ तक कि एक्सीलेटर पर भी उसने खुद मुझे हाथ पकड़कर चढ़ाया और सारी चीजें मेरी पसंद से की हैं। हाँ भाई, शुरू में सब अच्छा लगता है, लेकिन जब एक चुटकी सिंदूर मांग में लगता है ना, तो ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन होती है लाइफ में कि वो हकीकत देखी नहीं जाती। हाँ, और मुझे वो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत पसंद है। कितना प्यारा लगता है, हाथों में चूड़ा, मांग में सिंदूर, वो हैवी साड़ियाँ और पति ऊपर से आयुष के जैसा। जिंदगी जन्नत बनने वाली है। शिवानी से बातें करते हुए प्रीति अपने ख्यालों में खो जाती है। थोड़ी देर में शिवानी फोन रख देती है और ऐसे ही रात हो जाती है। धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं और फाइनली आयुष और प्रीति की शादी वाला दिन आता है। प्रीति की दोस्त मानसी भी शादी में आती है। अरे वाह, तेरा वेडिंग आउटफिट तो बहुत अच्छा लग रहा है और ये फुटवेयर भी, और तुम्हारा चूड़ा भी बहुत प्यारा है ना? ये सब आयुष की पसंद का है। तुम देखना, हम दोनों कितने प्यारे लगेंगे साथ में। हमने ट्यूनिंग की है। आयुष ने मेरी पसंद के कपड़े खरीदे और मैंने आयुष की। चलो भाई, फाइनली तेरे महंगे महंगे सपने पूरे होने वाले। हाँ यार, बस किसी की नजर ना लगे। प्रीति खुशी खुशी अपनी शादी के लिए तैयार होती है। इधर आयुष भी बैंड बाजा बारात के साथ प्रीति को लेने आता है और इस तरह शादी हो जाती है। थोड़ी देर में कार प्रीति के ससुराल में जाकर रुकती है, जहां पर उसकी जेठानी समेत सब उसका गृह प्रवेश कराते हैं। बहू, अपने शुभ कदमों को मेरे घर में रखो। आज तो मेरा परिवार पूरा हो गया है। प्रीति कलश गिराकर घर में प्रवेश करती है। उसकी नंद बाकी की रस्में कराती है। प्रीति, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में छोड़ कर आती हूँ। भाई, हम बहुत थक गए हैं, अब सो जाते हैं। बाकी की रस्म सुबह देखेंगे। प्रियंका प्रीति को उसके कमरे तक छोड़कर आती है। कमरे में जाने के बाद, आयुष यार, ये सारी चीजें हटाने में मेरी हेल्प तो करो। देखो तो बालों में कितनी सारी हेयर पिन्स लगा रखी है पार्लर वाली ने। आयुष प्रीति के बाल खोलने में हेल्प करता है। यार, तुम्हें क्या जरूरत थी इन सब मेकअप वगैरह की? तुम तो वैसे ही इतनी प्यारी लगती हो। हाँ, पर शादी में तो मेकअप करना ही पड़ता है ना। अब तुम्हें तो मैं प्यारी लगती हूँ, मुझे पता है, लेकिन मेरे भी तो कुछ सपने थे। दोनों ऐसी आपस में बातें करते हैं और सो जाते हैं। अगली सुबह होती है और प्रीति की आंख नहीं खुलती, क्योंकि मायके में तो उसे लेट तक सोने की आदत है। इधर सुधा और बाकी परिवार हॉल में बैठा होता है। प्रियंका बहू, जरा देखो तो नई बहू रानी अभी तक नहीं उठी है। आज उसकी पहली रसोई है और फिर मुंह दिखाई की रस्म भी होगी। माँ जी, मैं कमरे में जाकर देखती हूँ। प्रियंका प्रीति को जगाने के लिए कमरे में आती है। आयुष तो सुबह जल्दी उठकर बाहर चला जाता है, लेकिन प्रीति अभी तक सो रही है। प्रीति, उठ जाओ, आज ससुराल में तुम्हारी पहली सुबह है और तुम्हारी पहली रसोई भी है। जल्दी से उठकर ये वाली साड़ी पहनकर तैयार होकर नीचे आ जाओ।
प्रीति को जल्दी उठने से थोड़ी दिक्कत तो होती है, लेकिन शादी के पहले दिन की खुशी में वो जल्दी उठकर नहा लेती है और खूबसूरत सी साड़ी पहनकर तैयार होती है। आईने के सामने बैठकर खुद को संवारने लगती है। सजना तेरे लिए सजना, ये चूड़ी कंगना, कसम मैंने खाई है। 16 श्रृंगार करने के बाद जब बारी सिंदूर लगाने की आती है तो आईने में प्रीति को आयुष दिखता है। वाह पति देव, क्या टाइमिंग है आपकी। अब सिंदूर लगाने के टाइम पर आ गए हो तो ये काम भी कर दो ना। आयुष बड़े प्यार से प्रीति की मांग में सिंदूर लगाता है और इस तरह प्रीति तैयार होकर नीचे जाती है और अपनी पहली रसोई की रस्म करने लगती है। प्रीति के ससुराल में सास ससुर जेठ जेठानी, प्रीति, उसका हस्बैंड और उसकी जेठानी का एक बच्चा है। बाकी उसकी एक शादीशुदा नंद, उसका पति और बच्चा भी आए हुए हैं। तो इन सब का खाना प्रीति को ही बनाना था। यार एक तो मैंने शादी से पहले कभी खाना बनाया नहीं, ऊपर से मम्मी ने जो बनाया था वो भी मैं अच्छे से नहीं सीख पाई। पता नहीं सब अच्छे से होगा या नहीं। बात पक्की होने के बाद ही प्रीति ने थोड़ा बहुत खाना बनाना सीखा था। वो सूजी का हलवा, मटर पनीर, रोटी, मिक्स वेज, खीर ये सब बना देती है, लेकिन गर्मी से उसका बुरा हाल हो जाता है। यार पता नहीं ये औरतें इतनी हैवी साड़ी, चूड़ियां, गहने ये सब पहनकर खाना कैसे बना लेती हैं। मुझे तो बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। खुशी खुशी में प्रीति सारा खाना बना देती है। डाइनिंग टेबल पर खाना रख दिया जाता है। सब लोग खाना खाते हैं और प्रीति को नेक देते हैं। प्रियंका, प्रीति, तुम दोनों मिलकर रसोई का काम खत्म कर दो, क्योंकि शाम में फिर औरतें प्रीति की मुंह दिखाई के लिए भी आएंगी। अरे वाह, मैं तो भूल ही गई थी आज तो मेरी मुंह दिखाई भी है। मतलब अभी तो एक बार और सुंदर दिखना है। प्रीति खुशी खुशी में अपनी जेठानी का साथ सारा किचन का काम खत्म करती है और उसके बाद अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन रसोई में इतनी देर तक काम करने के बाद वो बहुत ज्यादा थक गई थी और उसे लेटते ही नींद आ जाती है। ऐसे ही शाम के 5 बज जाते हैं और प्रीति अभी तक नहीं उठती। तभी उसकी सास आवाज लगाती है। प्रीति बहू, तुम दिन भर सोती हो क्या? अरे उठ जाओ, देखो औरतें तुम्हें देखने के लिए आ रही हैं। जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाना। सुधा की बात सुनकर प्रीति हड़बड़ाकर उठती है और अपनी मुंह दिखाई के लिए तैयार हो जाती है। प्रीति ने एक पिंक कलर का लहंगा पहना है, साथ में मैचिंग चूड़ा, ज्वेलरी ये सब पहनकर वो नीचे आती है और वो बिल्कुल परी सी लग रही है। मानना पड़ेगा सुधा बहन, बहुत ही सुंदर बहू ढूंढी है तूने। हाँ भाई, आयुष और इसकी जोड़ी तो बिल्कुल राम सीता जैसी लग रही है। चलो भाई, मोहल्ले में एक और हुस्न परी आ गई है। निकिता की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। ऐसी पड़ोसनें थोड़ी देर बैठती और फिर चली जाती हैं। अब तक तो प्रीति भी बहुत ज्यादा थक गई थी। मम्मी जी, आज और तो कोई रस्म नहीं होगी ना? देखो भाई, वैसे तो हमारी एक पूजा होती है, लेकिन आज वो लेट हो गई है। हम तो उसे कल कराएंगे। अब तुम अपने कमरे में जाकर ये कपड़े बदल लो और शाम के खाने का देख लो क्या बनाना है दोनों देवरानी जेठानी। सुधा की बात सुनकर प्रियंका कहती है, अरे कपड़े क्यों बदलने, तुम तो इनमें बहुत प्यारी लग रही हो। चलो ऐसे ही काम कर लेते हैं। प्रियंका प्रीति को कपड़े नहीं बदलने देती। बेचारी प्रीति को इतनी हैवी ड्रेस और गहनों के साथ ही रसोई में सारा काम करना पड़ता है। करीब 11 बजे जाकर वो फ्री होती है। इधर कमरे में आयुष उसका इंतजार कर रहा होता है। हे भगवान, क्या जुल्म है यार, अपनी ही बीवी को देखने के लिए तरस गया मैं तो। भाई मिल गई क्या फुर्सत अपने पति के लिए। क्या बताऊं यार, काम करते करते इतना ज्यादा टाइम हो गया और अब तो मुझे बहुत नींद आ रही है। इतना कहते कहते प्रीति वहीं बेड पर लेटकर सो जाती है। उसने कपड़े भी चेंज नहीं किए हैं। आयुष उसे कंबल उड़ाता है और वहीं पर सो जाता है। अगले 2 दिन उसके आराम से कटते हैं। तीसरे दिन प्रीति नहा धोकर तैयार होती है। आईने के सामने बैठकर मेकअप करने लगती है। एक चुटकी सिंदूर से कितना कुछ बदल जाता है। देखो, हाथ में चूड़ियां, गले में मंगलसूत्र, साड़ी, सब कुछ कितना अच्छा लगता है शादी के बाद। प्रीति को ये सब चीजें बहुत अच्छी लग रही हैं। थोड़ी देर अपना मेकअप करने के बाद वो नीचे आती है और वहीं घर के कामों में लग जाती है। ऐसे कुछ दिन बीतने लगते हैं। धीरे धीरे प्रीति की शादी को 1 महीना हो गया है और अभी तक प्रीति आयुष के साथ कहीं बाहर घूमने नहीं गई। आज तो आने दो इस आयुष को ऑफिस से, मैं भी देखती हूँ कि क्यों ये मुझे कहीं नहीं लेकर जाता। प्रीति घर के कामों में लगी रहती है। जैसे ही शाम को आयुष घर आता है, प्रीति पानी लेकर कमरे में जाती है। मेरी सभी दोस्त पूछ रही हैं कि हम हनीमून पर कब जाएंगे, तो मैं उन्हें क्या जवाब दूं? अरे यार, ये सब क्या लेकर बैठ गई हो तुम? ये नहीं दिखा कि मैं अभी गर्मी से थका हारा ऑफिस से आया हूँ। बात को घुमाओ मत। शादी से पहले तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कहते थे कि तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा, और अब देखो मेरी मर्जी का कुछ भी नहीं कर रहे हो। यार तुम्हें दिखना चाहिए ना। अभी भाभी मायके में गई हुई हैं और घर पर दिव्या आई है। अगर तुम मेरे साथ घूमने चली जाओगी तो घर कौन संभालेगा? जैसे मेरे आने से पहले आपका घर चलता था वैसे ही चला चलेगा। मेरे 2 दिन बाहर घूमने जाने से कुछ आफत नहीं आ जाएगी। यार बात को समझा करो ना। जब भाभी आ जाएंगे तब हम चलेंगे ना।
आयुष ऐसे ही प्रीति को बहाने दे देता है। इधर प्रीति बेचारी घर के कामों जैसे कपड़े धोना, घर साफ करने, किचन में काम में ही बिजी होकर रह जाती है। प्रियंका भी अपने मायके से वापस आ जाती है, लेकिन इनके घूमने जाने का कोई प्लान बनता ही नहीं है। हे भगवान, कितनी गर्मी है। आज जल्दी से रसोई का काम खत्म कर लेती हूँ, फिर आराम करूंगी। प्रीति सारा काम खत्म करके अपने कमरे में आती है, लेकिन तभी गोलू आकर उसे परेशान करने लगता है। गोलू बाबू, यहाँ पर मत खेलो, देखो चाची सो रही है ना, आप परेशान मत करो। चाची मुझे आपके पास सोना है। प्रीति गोलू को अपने पास लेटा देती है, लेकिन वो बेड पर उछल कूद करता रहता है, उसे बिल्कुल भी सोने नहीं देता। ऐसे ही प्रीति के रेस्ट का टाइम निकल जाता है। 4 बजे उसकी सास आवाज लगाने लगती है। बाहू, क्या पूरे दिन सोती रहेगी? दोपहर की चाय वगैरह बनानी है कुछ या नहीं? अरे घर में इतने लोग हैं काम करने वाले, लेकिन मजाल है कुछ भी यहाँ टाइम पर काम हो जाए। मम्मी पापा, आप क्यों परेशान हो रहे हो? रुको, मैं प्रियंका से कहता हूँ, वो बना देगी आपके लिए चाय। आशीष हॉल में जाकर अपने कमरे में जाता है, प्रियंका को चाय बनाने के लिए बोलता है। इधर प्रीति भी अपने कमरे से उठकर आ जाती है और घर के कामों में लग जाती है। ऐसे दिन बीतने लगते हैं। एक दिन प्रीति आयुष से कहती है, आयुष, मेरा घर के खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, तो क्यों ना हम बाहर खाने चले? ये सही रहेगा, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हम दोनों बाहर चल रहे हैं डिनर के लिए। आयुष की बात सुनते ही प्रीति बहुत खुश हो जाती है। वो अपने कमरे में जाकर तैयार होने लगती है। फाइनली मेरी इस ड्रेस को पहनने का दिन आ गया, बड़े दिनों बाद मौका मिला है। प्रीति ने शादी से पहले जो सपने सोचे थे उन्हें पूरा करने के लिए उसने कुछ शॉपिंग भी कर ली थी। आज उन्हीं में से वो एक 1 पीस ड्रेस पहनकर रेडी हो जाती है, लेकिन जैसे वो नीचे आती है सुधा उसे देखकर भड़क जाती है। बहू, ये क्या पहन रखा है तुमने? तुम इस घर की बहू हो, बेटी नहीं, और हमारे घर की बहुएं ऐसे कपड़े नहीं पहनती। सुधा प्रीति को वो ड्रेस चेंज करने के लिए कहती है। आयुष चुपचाप सारी बातें सुनता है, लेकिन अपनी माँ को कुछ नहीं कहता। इधर प्रीति कमरे में जाकर कपड़े चेंज करने लगती है। आयुष भी वहां जाता है। तुम्हें पता है ना साड़ी पहननी थी तुम्हें, क्यों पहनी ये ड्रेस? चलो साड़ी पहन लो, हम लेट हो रहे हैं। मुझे कहीं नहीं जाना तुम्हारे साथ। तुम अपनी माँ के सामने मुझे थोड़ा भी सपोर्ट नहीं कर सकते। मम्मी की गलती होगी तो मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा ना। सही तो कह रही थी, साड़ी में देखो तुम कितनी प्यारी लगती हो। शादी से पहले तुमने मुझसे जो मीठी मीठी बातें की थी वो सब झूठ थी। तुमने ये साबित कर दिया है। क्या मैं तुम्हारे घर में बस काम करने के लिए आई थी? मेरी कोई और वैल्यू नहीं है क्या यहाँ? तुम बात को गलत डायरेक्शन में ले जा रही हो। देखो, शादी के बाद लड़कियों को घर संभालना, काम करना, ये सब तो करना पड़ता है। प्रीति की फीलिंग्स को समझने की बजाय आयुष उल्टा उसे ही 4 बातें सुना देता है, और आज तो मानो प्रीति का पूरा दिल ही टूट गया हो। ऐसी वो बिना कुछ खाए सो जाती है। अगली सुबह होती है, प्रीति घर के काम में बिजी होती है। इधर उसके फोन पर मानसी की कॉल आती है। रसोई में से आकर प्रीति अपना फोन देखती है और वो मानसी को कॉल बैक कर देती है। हाँ भाई, शादी के बाद इतनी बिजी हो जाते हैं क्या लोग, जो दोस्तों का फोन भी नहीं उठाते? नहीं यार, ऐसा तो नहीं है। देख, शादी तो तेरी भी हो गई है, लेकिन तूने तो टाइम निकाल कर मुझे कॉल किया है ना। हाँ, ये तो है। और बता, कैसी चल रही है तेरी शादीशुदा जिंदगी? तेरे सपने पूरे हो रहे हैं क्या या नहीं? बस यार, जो सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। एक चुटकी सिंदूर की कीमत इतनी ज्यादा होगी, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। प्रीति मानसी को अपने दिल का सारा हाल सुनाती है, जिसे सुनकर मानसी को बुरा लगता है। शादी के बाद ऐसा ही होता है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मुझे लगता था शादी के बाद जिंदगी जन्नत होगी, लेकिन मेरी जिंदगी तो नरक बन गई है। नहीं, ऐसा भी नहीं है कि शादी के बाद सबकी जिंदगी नरक हो जाती है। ये पूरी तरह से उस पर डिपेंड करता है जिसके साथ तुम्हारी शादी हुई है। अब मुझे ही देख लो, नितिन इतने ज्यादा सपोर्टिव हैं कि मैं सोचती थी कि शादी ना करूं, लेकिन नितिन ने मेरे सारे विचार बदल दिए हैं। तुम सही कह रही हो। आयुष तो बस अपनी माँ की तरफदारी करता है हमेशा, और बाद में कमरे में आकर मुझे समझाने लगता है। अच्छा पति वही है जो सबके सामने आपको सपोर्ट करे। नितिन तो मुझे खूब सपोर्ट करता है, वरना ससुराल वाले तो मेरे भी खास अच्छे नहीं है। बस नितिन के साथ लाइफ अच्छे से चल रही है। उसकी सपोर्ट से ही मैं आज एक सक्सेसफुल सीए बन पाई हूँ। मानसी से बात करने के बाद प्रीति को अच्छा लगता है। थोड़ी देर बात करने के बाद वो फोन रख देती है। ऐसे दिन बीतने लगते हैं। प्रीति कॉम्प्रोमाइज करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन ससुराल वालों के तो काम ही खत्म नहीं होते। और इस बीच वो अपने क्लासिकल डांसर बनने के सपने को भी पीछे ही छोड़ चुकी थी। एक दिन वो आयुष से कहती है, आयुष, मुझे डांस क्लास ज्वाइन करनी है। शादी से पहले मैंने तुम्हें बताया था ना कि मुझे डांस करना बहुत पसंद है। डांस मेरा हॉबी नहीं है, मेरा पैशन भी है। मैंने स्टेट लेवल पर तो अवार्ड जीते हैं। अब नेशनल और इंटरनेशनल की प्रिपरेशन करनी है। यार, घर में ऑलरेडी इतना सारा काम है। अगर तुम काम के साथ मैनेज कर पाओगी तो देख लेना। हम तुम्हें काम मना करते हैं, तुम्हारा जैसा मन हो करो ना। आयुष ये तो कह देता है। इधर प्रीति डांस क्लास ज्वाइन कर लेती, लेकिन घर के काम की वजह से वो एक भी दिन क्लास में नहीं जा पाती। ऐसे दिन बीतने लगते हैं। एक दिन प्रीति गर्मी में काम करके फ्रस्ट्रेट हो जाती है, और तभी अचानक से उसके हाथ से एक कांच का ग्लास टूट जाता है। जैसी ग्लास टूटने की आवाज सुधा के कानों में पड़ती है,
प्रीति बहू, तेरा ध्यान कहाँ रहता है? एक भी काम ढंग से नहीं करती। प्रीति को पहले से ही गुस्सा आ रहा था। एक ग्लास टूटा है, कोई आफत नहीं आ गई, और मैंने जानबूझकर तो नहीं तोड़ा ना। प्रीति गुस्से में सुधा को उल्टा बोल देती है। इधर उसी टाइम पर आयुष भी ऑफिस से घर आ जाता है और प्रीति की ये सब बातें सुन लेता है। प्रीति, तुम मेरी माँ से किस तरीके से बात कर रही हो? चलो मम्मी से माफी मांगो। मैंने ऐसा भी क्या कर दिया अब जो मैं माफी मांगू? पूरा दिन तो घर का काम करो, अपने मन का यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। अगर गलती से ग्लास टूट गया तो क्या कयामत आ गई? गुस्से में प्रीति कुछ ज्यादा ही कह देती है। इधर आयुष उसे थप्पड़ मार देता है। प्रीति रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। आईने के सामने खड़ी होकर सोचती है, दीदी सही कहती थी, शादी इतनी भी सुंदर चीज नहीं है जितनी हमें लगती है। एक चुटकी सिंदूर से लड़की की लाइफ पूरी बदल जाती है। लेकिन बस अब बहुत हो गया, इससे ज्यादा मैं सिंदूर की कीमत अदा नहीं कर सकती। गुस्से में प्रीति अपने ससुराल छोड़कर मायके जाने के लिए हॉल में आती है, जहां आयुष उसे रोकते हुए, कहाँ जा रही हो तुम? अपने मायके, क्योंकि मैं यहाँ बहू बनने आई थी, ना कि तुम्हारे परिवार की गुलाम। तो चली जा, हमें भी कोई जरूरत नहीं है तेरी, तेरे बिना हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। प्रीति अब अपने मायके आ जाती है और आयुष उसे चुपचाप जाते देखता रह जाता है। क्या हुआ? कुछ बड़ी बात है तो मुझे बता। ऐसे अचानक से तू अपने ससुराल से मायके कैसे आ गई? दीदी मैं बहुत गलत थी जो ये सोचती थी कि शादी के बाद लाइफ अच्छी हो जाती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और आप सही कह रही थी, मेरा हाथ इसलिए मांगा था ताकि मैं अपने ससुराल वालों के सारे काम कर सकूं। फिलहाल तो प्रीति शिवानी को कुछ नहीं कहती और ऐसे ही फोन रख देती है। इधर वो नेक्स्ट डे से अपनी डांस क्लास ज्वाइन करती है, खूब प्रैक्टिस करती है। थोड़े दिनों बाद एक नेशनल लेवल का कंपटीशन होता है जिसमें प्रीति भी पार्टिसिपेट करती है और आज कंपटीशन वाला दिन है। बेटा ये दही चीनी खा कर जाना, जीत तुम्हारी ही होगी। जा बेटा, हमारी दुआएं तेरे साथ है। दोनों माता पिता प्रीति को आशीर्वाद देते हैं। प्रीति कंपटीशन में जाती है और वहां अपना डांस परफॉर्म करती है। प्रीति का डांस देखकर सब लोग खड़े होकर तालियां बजाते हैं। प्रीति कंपटीशन में फर्स्ट आती है और उसे नेशनल लेवल क्लासिकल डांसर डिक्लेयर किया जाता है। साथ में 1 लाख प्राइज मनी और ट्रॉफी भी मिलती है। प्रीति की न्यूज अखबार, न्यूज चैनल्स हर जगह होती है। इधर राजेश भी न्यूज चलाकर बैठा होता है। अरे ये तो चाची डांस कर रही है। क्या हमारी बहू एक डांसर है? हाँ माँ जी, इसने राष्ट्रीय स्तर पर कथक कंपटीशन में प्रथम स्थान हासिल किया है। ये तो हम सबके लिए बड़ी गर्व की बात है। इतने दिन प्रीति हमारे साथ रही और हम इसका ये टैलेंट देख ही नहीं पाए। इधर आयुष भी पीछे खड़ा होकर ये सब देखता है। गलती मेरी ही है, मैंने कभी प्रीति को सपोर्ट ही नहीं किया। जब से वो मेरे घर आई है बस नौकरानी बनकर रह गई है। और ये बात सिर्फ प्रीति की ही नहीं, हर गृहिणी की है। आयुष बहुत खुश होता है, लेकिन वो चाहकर भी प्रीति को कांग्रेचुलेट नहीं बोल पाता क्योंकि प्रीति उससे बात करने के लिए तैयार नहीं है। आयुष को उदास देखकर प्रियंका उसके पास आती है। आयुष, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। मुझे पता है प्रीति तुमसे गुस्सा है, लेकिन तुम उसे लेने जाओ, उसे प्यार से मनाओ, वो मान जाएगी। भाभी मना तो मैं लूंगा, लेकिन उसके साथ सच में नाइंसाफी हुई है। जब तक आप हस्बैंड्स को ये बात समझ में आती है बहुत देर हो जाती है, लेकिन अभी टाइम है, तुम देर मत करो। प्रियंका के कहने पर आयुष प्रीति को लेने जाता है, लेकिन प्रीति उसके साथ आने से मना कर देती है। मानती हूँ मैं एक लड़की हूँ, मानती हूँ शादी के बाद लड़कियों की जिंदगी बदल जाती है, लेकिन इतनी भी नहीं कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत चुकाने के लिए अपना वजूद ही खत्म कर दे। प्रीति की जीत की खुशी में मानसी उसके घर आती है और इन दोनों की बातों को सुनकर बीच में बोलती है। देखो, सास ससुर अगर बहू को कुछ बोले तो समझ में आता है, लेकिन अगर पति सपोर्ट ना करे ना तो लाइफ बहुत मुश्किल हो जाती है। आयुष को अपनी गलती का पछतावा होता है। इधर प्रीति उसके साथ न जाकर अपने करियर पर ध्यान देती है और अब उसका टारगेट इंटरनेशनल लेवल पर कथक डांसर बनना।